आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। यह कक्षा 8 का विज्ञान पाठ 3 है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो संश्लेषित रेशे मतलब हम क्या करेंगे, जो मानव निर्मित यानी जो मानव अपने भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, यानी कि जो उसको आवश्यकता होती, जो ज़रूरत होती, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संश्लेषित करके रेशे बनाए जाते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और आगे प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपने क्या सीखा, देखेंगे आपने क्या सीखा में। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की तरह बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। इसके बाद अभ्यास के भी प्रश्न कराएंगे, आप लोग देखते रहेंगे। आप लोगों को अभ्यास के भी प्रश्न सभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको भी पढ़ना आवश्यक होता है, आप लोग इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन की रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। तीसरा, संश्लेषित रेशों का प्रयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्षयानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। नंबर 4, संश्लेषित रेशों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर इन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिया गया है, ठीक है। नंबर 5, कई प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अपचूरण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। 6, आजकल प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी जगह पाया जाता है। फिर प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। लास्ट में हम देखेंगे, हमें ज़रूरत है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का इस्तेमाल इस तरह करें कि हम उनकी अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। इसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। अभ्यास में आप लोग अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर इस पाठ का इस वीडियो में पाएंगे। देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। कुछ रेशों को हम संश्लेषित रेशे कहते हैं, तो क्यों कहलाते हैं इसको देखेंगे। वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा था कि जब हमें आवश्यकता होती है तो उन चीज़ों का हम आविष्कार कर लेते हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित होते हैं, उन्हें मानव निर्मित या संश्लेषित कहते हैं। संश्लेषित रेशे के 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार हैं, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, दूसरा रेयान तथा तीसरा नायलॉन। फिर प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसमें सही उत्तर को चिन्हित करना है। रेयान एक प्राकृतिक रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, ठीक है, एक संश्लेषित रेशा नहीं है। तो क्योंकि यह क्यों संश्लेषित नहीं है, क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये लकड़ी की जो काष्ठ लुगदी बनाई जाती है उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका संश्लेषण किया जाता है, इसलिए इसको संश्लेषित नहीं कहा गया है, ठीक है। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखेंगे रिक्त स्थान, संश्लेषित रेशे, यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम
रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे को हम क्या कह सकते हैं? मानव निर्मित। दूसरा कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम भी कह सकते हैं। फिर ख नंबर, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, ठीक है, कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो संश्लेषण कहलाता है, ठीक है, संश्लेषण कहलाता है। ग नंबर, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक भी क्या है? जिस प्रकार से संश्लेषित रेशे बहुलक हैं उसी प्रकार से प्लास्टिक भी बहुलक है। आप लोग पाठ में देखेंगे, पाठ का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी बहुलक है और संश्लेषित रेशे भी बहुलक है। फिर प्रश्न नंबर 4, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हो। यानी नायलॉन रेशा जो होगा उसकी प्रबलता को दर्शाने के लिए हम क्या कहेंगे? पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ाने हेतु रस्सी नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। जो पैराशूट होगा और चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो रस्सी होंगी किसकी बनी होंगी? नायलॉन की, और नायलॉन के रेशे जो होंगे उसकी प्रबलता को दर्शाती, इसीलिए पैराशूट में और पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सी का उपयोग इसमें किया जाता है। फिर नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। देखना है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह हल्का होता है। ये जो प्लास्टिक होता है क्या होता है? हल्का होता है। यह चिरस्थायी होता है। यह मजबूत होता है। इन्हीं कारणों से उनका उपयोग किया जाता है। नंबर 5 देखेंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब थर्मोसेटिंग क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये बताना इसमें। वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। विकृत जैसे गर्म करते हैं तो खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है, इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। क्या करोगे? उसे आसानी से मोड़ सकते हो। या ऊष्मा का सुचालक होता है। ये जो थर्मोप्लास्टिक है तो ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका प्रयोग घड़ियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। थर्मोसेटिंग, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता, ठीक है, इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। यह ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है, यह ऊष्मा का कुचालक भी होता है। इसका प्रयोग बिजली के स्विच, ऊष्मा के कुचालक होने के कारण हम बिजली में इसका प्रयोग करते हैं स्विच के रूप में। विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए, जैसे कुकर उकर के हत्थों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। रसोई के बर्तन बनाने के लिए, फिर फर्श, टाइलें आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखना कुछ समझाना है यहाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में, तो समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे डेगची के हत्थे, जैसे मान लो कोई खाना बनाने वाला बर्तन है उसमें हम हत्थे को लगाते हैं, कहते हैं कुचालक पदार्थ लगाया गया है, तो वही है थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? डेगची के हत्थे बनाने के लिए विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड, ये क्यों बनाए जाते हैं? वह कुचालक होने के कारण। तो डेगची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक होता है और यह आग का प्रतिरोधक है। क्या है? आग, इसमें माने आग से भी बचाया जा सकता है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता रखता है। अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता रखता है। इसको जब बहुत गर्म करो तब जाकर यह गर्म होता है, वैसे नहीं गर्म होता, इसीलिए कुकर में का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया 7वां थर्मोसेटिंग। अब विद्युत प्लग, स्विच बोर्ड, विद्युत प्लग, स्विच प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। यह ऊष्मा का भी कुचालक होता है और विद्युत का भी कुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक होने के कारण ये विद्युत वाले उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है।
अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा कर रखता है। ठीक है, कोई दुर्घटना नहीं होती इसके कारण। 8वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, वे वर्गीकृत कीजिए। आप इसमें आपको ये लिखना है कि किसे पुनः चक्रित किया जा सकता है, कुछ किसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। तो देखेंगे, टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। इनमें से हम किसको पुनः चक्रित कर सकते हैं, किसको पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं, इसमें ये दिखाना है। तो उत्तर देखेंगे का नंबर, चक्रित किए जाने वाले पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। किसको? प्लास्टिक खिलौने को पुनः चक्रित कर सकते हैं, सामग्री लाने वाले थैले को चक्रित कर सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक की कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, इन्हें पुनः चक्रित कर सकते हैं। पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं टेलीफोन यंत्र, उन्हें पुनः चक्रित नहीं कर सकते, कुकर के हत्थे को पुनः चक्रित नहीं करते, विद्युत स्विच को पुनः चक्रित नहीं कर सकते। फिर देखेंगे, एक ठोर प्रश्न है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। इसमें बताना है कि उसे सूती की कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो कारण बताना है, राणा को इस प्रकार से सलाह देना है। देखेंगे, राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदने चाहिए, क्योंकि कौन सी खरीदने चाहिए? सूती कमीजें खरीदने चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। जो संश्लेषित कपड़े हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं, इसलिए उन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना न सुखा देते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सूती के कपड़े खरीदने चाहिए। गर्मियों के दिनों में सूती के कपड़े खरीदने चाहिए, क्योंकि हवा आ जाए और चला जाए, ताकि पसीना सूख जाए और शरीर ठंडी बनी रहे। नहीं तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। संश्लेषित कपड़े चिपक जाते हैं और शरीर बहुत गर्म हो जाती है। ठीक है, और हवा उसके अंदर बाहर नहीं जा सकता। फिर देखेंगे 10 नंबर, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। जो प्लास्टिक है उसकी प्रकृति क्या होती है? असंक्षारक होती है। तो इसको स्पष्ट करना है। प्लास्टिक एक अनभिक्रियाशील पदार्थ है, माने एक किसी से अभिक्रिया नहीं करती। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, इससे उसका आसानी से संक्षारण नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। इसके बाद प्लास्टिक आगे देखेंगे, प्लास्टिक की संक्षारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। फिर 11 नंबर प्रश्न है, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक यानी विस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे, नहीं, मतलब एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए, ताकि ब्रश को पकड़ना और चलाना आसान हो। इसके विपरीत ब्रश के सूक मजबूत एवं लचीले रेशों के बने होने चाहिए। यदि सूक की हैंडल की तरह सख्त पदार्थ के बने होंगे तो यह हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसी कारण ब्रश के सूक नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, आगे देखें 12 नंबर प्रश्न में,
जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो प्लास्टिक के उपयोग से क्यों बचना चाहिए, इस कथन का सलाह देना है कि कैसे प्लास्टिक से हमें बचना है। तो प्लास्टिक अनाभिक्रियाशील है, ठीक है, क्या करता है, यह अनाभिक्रियाशील है, यह हल्का होता है, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग बहुत है। जैसे अब देखेंगे यहाँ पर यदि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है तो प्लग वगैरह विद्युत सामग्री उपकरण बनाने के लिए हल्का होता है, इसलिए इसे यहाँ से वहाँ ले जाने में, जैसे कुर्सी प्लास्टिक की है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में रखने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका बहुत उपयोग है, इसलिए यह बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता। तो हम इसे प्राकृतिक में सरलता से विघटित नहीं कर सकते। जैसे मान लो कुर्सी टूट गई तो कहीं फेंक दो तो वहाँ की जो मिट्टी होगी तो वैसे की वैसे वो पड़ा रहेगा, इसलिए वहाँ की मृदा भी उससे क्या होगी, प्रदूषित होगी। इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। जब हम इसका उपयोग करेंगे तो 4 सिद्धांत का उपयोग करेंगे। कौन का, उपयोग कम कीजिए, ठीक, नंबर 1 है उपयोग कम कीजिए, नंबर 2 है पुनः उपयोग कीजिए, यानी उपयोग के बाद पुनः उसको उपयोग करिए, ठीक है, पुनः चक्रित कीजिए, उन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है, पुनः प्राप्त कीजिए और पुनः प्राप्त कीजिए, मतलब उसका चक्रण होता रहे, ठीक। फिर 13 नंबर देखेंगे, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों में सही मिलान कीजिए। नंबर ए और बी, कॉलम ए कॉलम बी में देखेंगे क्या देखता है, पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर को हम लगाएंगे, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, ठीक, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। और टेफ्लॉन का लगाएंगे, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयान कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो गई। आप लोग देखेंगे अपनी बुक में भी मिला लेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए, कैसे सहायक हो रहा है, संरक्षण में कैसे सहायक हो रहा है। तो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए होती है। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं और ये रसायन वनों से नहीं प्राप्त किए जा सकते। तो क्या कहा गया है, जैसे प्राकृतिक जैसे रेशे बनाने हो तो हम क्या करते हैं कि वनों की कटाई करते हैं और वनों के कुछ पौधों से उनका निर्माण करते हैं। लेकिन जब संश्लेषित रेशे बनाया जाएगा तो उसमें वनों का कोई योगदान नहीं है, तो यह रसायन का उपयोग करना पड़ेगा इसमें। तो इसलिए क्या होगा, उसका संरक्षण किया जा सकता है इसके लिए, ठीक है। फिर 15 नंबर, यह प्रदर्शित करने हेतु यह क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो इसमें हमें बताना है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। यह प्रदर्शित करने हेतु क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पीवीसी माने पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता, परंतु इस क्रियाकलाप में थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। ये जो थर्मोप्लास्टिक है तो विद्युत का कुचालक है और आप अपने में
से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता। तो जैसे हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे और धन और माइनस में हम उसको क्या करेंगे, टच करेंगे एक बल्ब लगा के, तो इसमें बीच में कहीं पर हम थर्मोप्लास्टिक की कोई वस्तु जोड़ देते हैं। आप देखेंगे उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, जिसके कारण बल्ब नहीं जलेगा। और दूसरी क्रिया यहीं पर जैसे उसको हटाते हैं और उसको ज्वाइंट वहाँ से कर देते हैं तो बल्ब जलेगा। तो हम इससे यह देखते हैं कि यह थर्मोप्लास्टिक क्या है, विद्युत का कुचालक है। तो इस वीडियो से आपको पूरे पाठ का अभ्यास यहाँ करा दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और पूरा पाठ का अभ्यास सीखेंगे। धन्यवाद।